नमस्कार सभी साथियों का। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले सभी मित्रों को बधाई कि आप बड़ी लगन और मेहनत के साथ काम कर रही हैं। ज्योग्राफी परिवार का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं हायर एजुकेशन का। एजुकेशन हायर एजुकेशन में एक बेहतरीन ओहदे तक जाने का आपका जो विश्वसनीय प्रयास है, उसमें हम छोटा-सा आपके इस प्रयास में भागीदार बने, इसको लेकर के एक सीरीज़ चला रहे हैं। सिलेबस एनालिसिस की, और आज हम सिलेबस विश्लेषण की 15वीं क्लास लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और ये क्लास एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की जो 3 चीज़ें पीछे छूट गई थी, एग्रीकल्चर रीजन का जो डेलिमिशन है, प्रादेशिकरण है, वो प्रादेशिकरण पर काम करने वाले विद्वान, और वॉन थ्यूनियन का चैप्टर और ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके बारे में मैंने संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की है। वॉन थ्यूनियन से 2 प्रश्न 100% हर एग्जाम के अंदर पढ़ते हैं। डेलिमिशन का जो चैप्टर है सीमांकन का, उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से कभी कभार आता है, नहीं तो भारत के संदर्भ में उसको समझना है। तो बिना किसी समय को वेस्ट किए हम सीधा हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं, जहाँ से हमने पिछली क्लास के अंदर, पिछली 2 क्लासें बहुत शानदार गई थी, आपका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था। देखो, हम कोशिश इसलिए करते हैं कि अनुभव को अत्यधिक लोगों तक बांटा जाए, जिसका बेनिफिट हर व्यक्ति को मिल सके, हर प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी को मिल सके। यदि अपन कृषि प्रादेशिक सीमांकन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है कि इस जो कार्य में कौन कौन लोगों का योगदान रहा है। तो कृषि प्रदेशों के सीमांकन पर काम करने वाले विद्वानों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि कौन विद्वानों ने इस पर काम किया। कुछ विद्वानों के नाम मैंने यहाँ दिए हैं, उसको आप किताब में थोड़ा डिटेल से पढ़ना, जैसे एक बुकानन, बेकर, वेटलसी, हार्टसॉन, वेवेल, ग्रीन। इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे कवाची, रेकिटनिकोव, ऑस्ट्रोविकी, हम्स व कार्बिन और हेलबर्न। ये नाम आपको जहां भी मिले, इन्होंने कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस आधार पे किया है, ये चीज आपको जरूर पढ़ लेनी है। किसी ने 2 आधार लिए, किसी ने 3 आधार लिए, किसी ने 5 आधार लिए। जिसने 2 और 3 आधार लिए हैं वो बहुत ज्यादा वेटेजेबल है, क्योंकि एग्जामिनर उन 2-3 को देख करके 1-2 को बाहर से ला करके और एक मिसमैच क्वेश्चन बना सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये विद्वान है डेलिमिशन के लिए। और विटलसी का तो मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया, विटलसी के 5 आधार है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो डेलिमिशन की मेथड है, कृषि के प्रादेशिकरण की विधियां, 3 सबसे महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें एक तो आइडियल मेथड, आदर्श विधि है। मैं यहाँ बताऊंगा कौन विद्वानों ने काम किया और आपको क्या पढ़ना है। एक इंपीरियल मेथड है, आनुभाविक विधि, और एक है सांख्यिकीय विधि। सांख्यिकीय विधि बहुत ज्यादा यूजेबल है, इसलिए उसका मैंने डिटेल से लिखा है किस किसने सांख्यिकीय विधि पे काम किया। आदर्श विधियों पे काम करने वाले विद्वान हैं थ्यूनेन, जॉनसन और वुअर। आपको ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि थ्यूनेन को तो अच्छी तरीके से किताब में सिलेबस में दे दिया है, तो उसको तो वहां पढ़ना है। जॉनसन और वुअर के केवल बेस्ट देख लेना, बाकी कुछ नहीं। ये आदर्श विधियों पे काम करने वाले विद्वान हैं। आनुभाविक विधियों पे काम करने वाले विद्वान है बेकर, जॉनसन, टेलर और वाल्केनबर्ग। आपको सर आदर्श क्या है, अनुभवी क्या है, हालांकि इतना डीप प्रश्न तो नहीं आएगा। आदर्श विधि वे विधि हैं जो यथार्थ धरातल पे लागू नहीं की जा सकती, या कहीं किया ही नहीं गया है, केवल एक हाइपोथेसिस रूप में दे दिया गया है कि ये इस तरीके से प्रदेशों का सीमांकन किया जा सकता है। जैसे आप थ्यूनियन को पढ़ोगे तो उसने वो साइकिल
सर्किल की कल्पना की है कि ये वलय होंगे, उसमें नदी होगी तो ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा, साइड में शहर बनेगा तो ये आ जाएगा। तो वो एक प्रकार का एक आइडियल एरिया पर किया गया काम है, रियलिटी उस पर काम नहीं किया उन्होंने। आनुभाविक में थोड़ा-सा जो दूसरे प्रदेश है, एक दूसरे प्रदेश है, उनकी स्टडी हुई है, अपने अनुभव के आधार पर है वो उसको वेरीफाई किया है कि ये प्रदेश इस तरीके से बन सकते हैं। और स्टैटिक्स में तो बाकायदा सूत्रों के माध्यम से या डाटा के माध्यम से एनालिसिस किया गया है। तो आनुभविक विधियों में ये 5-4 नाम याद रख लेना। स्टैटिक्स में सबसे ज्यादा काम किया हार्टसन और डिकेन ने सांख्यिकी विधियों में। हार्टसन और डिकेन ने क्लासिफिकेशन किया जिसमें कृषि प्रदेशों को 3 तरह से विभाजित किया, यानी 3 तरह के कृषि प्रदेश विभक्त किए हैं। किसने? हार्टसन और डिकेन ने। ये आपको आपकी किताब में बढ़िया ढंग से पढ़ने। 3 कौन से? एक तात्विक प्रदेश, बहुतात्विक प्रदेश और पूर्ण कृषि प्रदेश। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको इन तीनों प्रदेशों की विशेषता पढ़नी है कि एक तात्विक की क्या विशेषता है, बहुतात्विक की क्या है और पूर्ण प्रदेश की क्या है। बहुतात्विक पर काम करने वाले बहुत सारे विद्वान भी है और हार्टसन और डिकेन ने भी उसका क्लासिफिकेशन किया है। बहुतात्विक प्रदेश को हार्टसन और डिकेन 4 भागों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। कौन से? एक भूमि क्षमता प्रदेश है, एक खेत तंत्र प्रदेश है, एक कृषि तंत्र प्रदेश है और एक प्राकार्यात्मक प्रदेश है। आप किसी भी किताब को उठा लेना, यहाँ आपको ये चारों चीजें पढ़ने को मिलेगी। ये बहुतात्विक प्रदेश के हिस्से हैं, ये ध्यान रखना। भूमि क्षमता क्या है, खेत तंत्र क्या है, ये भी आपको वहां पढ़ना है। और इस पर केवल हार्टसन और डिकेन ने ही काम नहीं किया है, बल्कि अन्य विद्वानों ने भी काम किया। जैसे भूमि क्षमता पर काम किया है पापादकिस, विसर और ऑस्टिन ने। ये आपको यहाँ केवल नाम याद रखने हैं, बाकी ये नहीं कि उसने काम क्या किया है। या ऐसे पूछा जाए कि कौन भूमि क्षमता प्रदेश से संबंधित है, तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। खेत तंत्र पे हार्टसन डिकेन ने ही किया है। इसके अलावा कृषि तंत्र प्रदेश पे वीवर ने भी काम किया, कापाल ने, केंडाल ने, सफी ने, देश पांडे ने, स्टाम ने और जसवीर ने। ये वो है ना अपने ये कृषि के अंदर जो कंसेप्ट चलते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में, जिसमें प्रोडक्टिविटी है, इंटेंसिटी है, क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉप कमर्शलाइजेशन है, इन पर काम करने वाले जो विद्वान है, ये सब स्टैटिस्टिकल मेथड ही तो थी, उसमें अपन ने पढ़ी थी। और इस पर जो काम करने वाले विद्वान है, जो कृषि तंत्र प्रदेश पर काम करने वाले विद्वान सेम है। प्राकार्यात्मक प्रदेश में 3 विद्वानों के नाम आते हैं, एरी, हुरन और ग्रेगर। तो ये बहुतात्विक प्रदेश के आधार पर काम करने वाले विद्वान हैं। इसके अलावा पूर्ण कृषि प्रदेश, हॉलनेस कृषि, जो विश्व के बहुत बड़े हिस्से को डिवाइड करके और प्रदेशों का विभाजन किया है, ऐसा काम 3 विद्वानों ने किया, विटलसी, बेकर और कोस्ट्रोविकी। तो पूर्ण कृषि प्रदेश पे काम करने वाले विद्वान विटलसी, बेकर और कोस्ट्रोविकी है। उसके बाद कृषि प्रदेशों पर कार्य करने वाले कुछ विद्वान और उसका क्लासिफिकेशन भी यहाँ मैंने दिया है, जिसमें आपको थोड़ा सा और डीप पढ़ना है इन विद्वान। हालांकि ये विद्वानों के नाम तो मैंने पूर्व में भी बताए हैं, यहाँ मैं कुछ अलग विद्वानों के नाम के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा। जैसे एक हंटिंगटन का क्लासिफिकेशन चलता है, वो मुझे अच्छा लगा, जिन्होंने क्लाइमेट के आधार पे, जलवायु के आधार पे पूरी दुनिया के 4 परिमंडल बताए हैं। आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना 4 परिमंडल कौन से हैं, बस इसके ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। एक ओ जॉनसन का जो बहुत ही शानदार है, अच्छा प्रश्न बनने की संभावना है। उन्होंने प्राकृतिक दशा के आधार पे दुनिया के कृषि प्रदेश विभाजित किए और 5 कृषि प्रदेश बताए थे उसने, जिसे उन्होंने संज्ञा दी थी जीवन व मृत्यु का प्रदेश। 5 कृषि प्रदेश है, उसमें जो कृषि के लिए जहाँ अनुकूल प्राकृतिक दशाएं हैं उसको उन्होंने जीवन प्रदेश बताया, जहाँ प्रतिकूल प्राकृतिक दशाएं हैं उसको मृत्यु प्रदेश बताया। ये भी आपको हर ऑथेंटिक किताब मिल जाएगा। आपको ये निकालना है कि 5 प्रदेश कौन से हैं, कौन से प्रदेश जीवन प्रदेश में आते हैं और कौन से प्रदेश मृत्यु प्रदेश में आते हैं। इसके अलावा बेकर, विटलसी, एल्बर गोल्ड, कैरियल, कवाची, रैकेट, निकोव, थॉमसन, कॉर्बिन और कोस्ट्रोविकी, ये वही नाम है जो पूर्व मैंने बताया था। इनकी स्टडी काफी अच्छी है डेलिमिशन के संदर्भ में, और आपको जहां भी मिले तो इन्होंने किस बेस्ट पे अध्ययन किया है
वो चीज आपको तैयार करनी है। उसके बाद नेक्स्ट, विश्व के कृषि प्रदेश। अभी तक तो हम प्रादेशिकरण की विधियों और प्रादेशिकरण पर काम करने वाले विद्वानों के बारे में देख रहे थे। अभी अपन को कुछ कृषि प्रदेशों में डिवाइडेशन किया कुछ विद्वानों ने, तो उस विद्वानों को भी देख लें, इन्होंने कहाँ डिवाइडेशन किया है, हम किसको विस्तार से पढ़े। देखो, आपको जब भी आप किताब के अंदर ये चैप्टर पढ़ोगे विश्व के कृषि प्रदेश, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो जब भी आप इसको पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको यूएस के बारे में देखना। अब यूएसए के बारे में क्या देखना है, तो यूएसए के बारे में आप एक तो बेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेना, एक हार्टसन का देख लेना और एक डिंकिंसन का देख लेना। इन तीन लोगों के यूएस के संदर्भ में किए गए काम है उसको देखना है। बेकर ने कब काम किया, डिंकिंसन ने कब किया, हार्टसन ने क्या किया। एक आपको यूएसए की 5 कृषि पेटियां जरूर देखनी है। पहले तो मैं ये कहता हूं कि आप इन पहले पांचों का नाम याद कर लेना कि ये कृषि पेटी है, और उसके बाद में थोड़ा मैप के अंदर जाकर के कौन सी कृषि पेटी किस कृषि पेटी से कहाँ पड़ती है, दक्षिण में कौन सी पेटी है, उत्तर में कौन सी पेटी है। एक पेटी है गेहूं पेटी, एक मक्का पेटी, एक कपास पेटी, एक तंबाकू की पेटी, एक घास व दूध की पेटी। तो ये 5 पेटियां हैं, इसको भी पढ़ लेना। उसके बाद रूस, चीन और जापान, इन तीनों का आपको केवल इस पर काम करने वाले विद्वान देखने। मोस्ट ऑफ विद्वान के भी चीन पे मोस्ट ऑफ एक दो लोगों ने किसने काम किया, और इस पे जापान पे किसने काम किया, और रूस पे किसने किया। आप कनाडा के संदर्भ में कनाडा की गेहूं पेटियां मिलेगी आपको, शीतोष्ण गेहूं की पेटी, उष्ण कटिबंधीय गेहूं की पेटी, उष्ण प्रदेश की गेहूं की पेटी। तो जो कनाडा की गेहूं की पेटी है उसको आप ढंग से पढ़ लेना, और फ्रांस और मिस्र के कृषि प्रदेश देख लेना। थोड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन है फ्रांस और मिस्र का, तो कौन फ्रांस का कृषि प्रदेश है और कौन नहीं है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ये विश्व के कृषि प्रदेशों का है। जब आप भारत की बात करो तो भारत के अंदर कार्य करने वाले विद्वानों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, और विद्वानों के साथ उसके कार्य भी दिए हुए हैं, तो मोटा मोटा देख लेना। एक तो रंधावा ने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया 1958 में, 5 कृषि प्रदेश बताए, तो रंधावा ने 5 कौन से बताए ये आपको पढ़ लेना है। बाकी जॉनसन ने काम किया 8 प्रधान 13 गौण, कोई याद नहीं रखना है कौन प्रधान है कौन गौण है। पी सेन गुप्ता ने, ये कृषि प्रदेश की बात हो रही है, प्रदेश की बात नहीं हो रही है, ये भी ध्यान रखना है। पी सेन गुप्ता ने 4 वृद्ध, 12 मध्यम और 60 लघु, ये कृषि प्रदेश है। बाकी इसका जो प्रादेशिक नियोजन चैप्टर के अंदर प्रदेशों का क्लासिफिकेशन था वो अलग टाइप का क्लासिफिकेशन था। तो ये हो गया कृषि प्रदेश का, कृषि प्रदेश को लेकर के कार्य। उसके बाद नेक्स्ट आपके सिलेबस में चैप्टर आता है वॉन थ्यूनेन का मॉडल। वॉन थ्यूनेन के मॉडल से 2 से 3 प्रश्न अवश्य पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा वॉन थ्यूनेन का मॉडल आप बहुत ही गहराई से पढ़े और समझ करके पढ़े, कंसेप्चुअल पढ़े। वॉन थ्यूनेन के मॉडल में बेसिक आपको ध्यान रखना है, ये मॉडल कब आया, वॉन थ्यूनेन ने कहाँ काम किया, इसके अलावा वॉन थ्यूनेन की अवधारणा क्या है, अवधारणा मतलब वॉन थ्यूनेन की मान्यताएं क्या है। हालांकि मैंने लिखा भी है सारा, मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। और उसके बाद जो वॉन थ्यूनेन की थियरी है उसको आप ढंग से पढ़ लेना। कौन वलय कितनी दूरी पर स्थित है, वहाँ उस वलय की विशेषता क्या है, उस वलय में क्या चीजें प्रोडक्ट की जाती है, और एक इसका जो कंसेप्ट है लाभ की अवधारणा, तो उसका जो लाभ का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप जरूर याद रखना। देखो, वॉन थ्यूनेन की एक तो बुक है एकांकी प्रदेश, आइसोलेटेड स्टेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, 1826 में लिखी। उसने जिस टिलोव नामक कृषि फॉर्म पे काम किया था उसका भी थोड़ा पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ इसने कंसेप्चुअल वर्ड यूज किए हैं, और ये हर किताब के अंदर आपको कंसेप्चुअल वर्ड मिलेंगे। इस वर्ड की आपको डेफिनेशन आपके हिसाब से तैयार रखनी है। एक प्रतिलाभ का नियम है, एक हासमान प्रतिलाभ है। ये किताब मिल जाएगा और आपको ये ध्यान रखना है कौन सी डेफिनेशन किसको इंगित कर रही है। तो प्रतिलाभ का नियम क्या है, हासमान प्रतिलाभ क्या है, उत्पादन सीमा क्या है, मूल्य प्रत्यास्थता क्या है, लगान अवधारणा क्या है, और किसान का शुद्ध लाभ क्या है। शुद्ध लाभ के लिए आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। लगान अवधारणा के लिए आर्थिक लगान या स्थिति लगान जैसे शब्द भी यूज किए जाते हैं।
तो इन शब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए और अर्थ अपने हिसाब से आप उस डेफिनेशन को सेट कर देना। इसके अलावा आपको वॉन थ्यूनेन में क्या पढ़ना है, एक तो वॉन थ्यूनेन की मान्यताएं पढ़नी है। आप कहोगे सर मान्यता क्या है? इस थियोरी को, इस कंसेप्ट को देने से पहले उन्होंने, क्योंकि ये एक आइडियल थियोरी है, ये आदर्श सिद्धांत है, तो आदर्श सिद्धांत में कोई भी जो हाइपोथेसिस होता है, परिकल्पना देने वाला व्यक्ति होता है, वो पहले आइडियल कंडीशन बताता है कि भाई इस थियोरी के लिए ये कंडीशन होनी जरूरी है, तो वो मान्यताएं हैं। तो वॉन थ्यूनेन की कुछ मान्यताएं हैं, जैसे भूमि वाली बात, इसने समान भूमि की बात करी होगी, इसने समान क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करी होगी, समान परिवहन के साधन की बात करी होगी, वो इसकी मान्यताएं हैं। इसके अलावा इसके 7 वलय या 7 मंडल ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद वॉन थ्यूनेन ने कुछ एक्सेप्टेशन भी किया है, कुछ स्वीकारा भी है कि भाई ये मेरी गलती रह गई या इसमें ये हो सकता है। थ्योरी देने के बाद में कुछ स्वीकारोक्तियां हैं, जैसे वो नदी के साथ वलय परिवर्तन को स्वीकार करता है। एक केंद्र के साथ यदि कोई सहयोगी दूसरा केंद्र बन जाता है तो उसमें वलय परिवर्तन की बात वो स्वीकार करता है। इसके अलावा इसके मॉडल में संशोधन किस किसने किया, तो जॉनसन और पीट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और वॉन थ्यूनेन का क्रिटिसिज्म भी पढ़ना कि आप किस आधारों पर वॉन थ्यूनेन की थ्योरी को नेग्लेक्ट कह सकते हैं, तो उसका क्रिटिसिज्म भी आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ कुछ चीजें आपको दिए हैं, जहाँ तक मुझे लगा कि ये सब किताब में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसा मुझे लगा कि किताब में है लेकिन हम अक्सर इससे कूद करके भाग जाते हैं ऊपर से, तो मैंने उसको नोट करने की कोशिश की है। जो आपका 7 वलय है, आप एक तो उन सातों के 7 वलय का नाम याद रख लेना कि किसके अंदर क्या पैदा किया जाता है। पहले वलय में साग सब्जी दूध है, इसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द ये भी आ सकता है, नकदी फसलों का क्षेत्र। फिर आप दिमाग घूम जाएगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये पहले वलय के लिए यूज किया जाता है। दूसरा वलय है ईंधन और इमारती लकड़ी का। तीसरा वलय है बिना, अब दो में तो कोई तकलीफ नहीं है, अब आगे तकलीफ है, इसलिए मैंने ये पूरा इंडेक्स बनाया। तीसरा जो वलय है इसको कहते हैं बिना पड़त फसल उत्पादन। पड़त कह दें या परत कह दें, परती, परती मतलब खाली छोड़ी गई, बिना खाली छोड़ी गई फसल उत्पादन। इसका मतलब तीसरे जो साइकिल के अंदर वॉन ट्यूनेन कहता है कि पूरा पूरा एग्रीकल्चर है, पूरा ही फसल प्रोडक्शन है, और इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है 6 वर्षीय फसली चक्र। हमें ये ध्यान रखना है कि 6 वर्षीय फसली चक्र किसका हिस्सा है, तीसरे का हिस्सा है। अब 6 वर्षीय फसली चक्र क्या है, ये चीज मैंने आपको बताने के लिए जरूरी समझा। हालांकि सारे बच्चे जो मोस्ट ऑफ तैयारी करते हैं वो इस पर गौर किया होगा, लेकिन कम समय में यदि हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि यार उस चीज को हमें थोड़ा ढंग से करना है, तब मैंने यहाँ ये लाया है। 6 वर्ष के अंदर जो फसली चक्कर चलता है उसमें 5 फसलें बोई जाती है। राई, किसी भी खेत के अंदर राई बोया जाएगा 2 साल, आलू 1 साल, सोया 1 साल, कलेवर 1 साल और जौ 1 साल। टोटल 6 साल हो गए। 4 फसलें 1 साल के लिए होगी और राई 2 साल के लिए होगी। इस तरीके से 6 वर्ष का फसली चक्कर होगा। 6 वर्ष के बाद वापस वही रोटेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद चौथा वलय है, जिस चौथे वलय के अंदर 3 चीजें आती है, फसल खेती भी होती है, पड़त भी होता है और चारागाह भी होता है। कई बार हम भूल जाते हैं चौथे और पांचवें में, अभी मैं पांचवां बताऊंगा तब ये कंफ्यूजन आप में डालूंगा और फिर इसका अपन क्लियरिफिकेशन भी करेंगे। जो हमारा चौथा वलय है, वो चौथा वलय 3 चीजें बता रहा है कि इसके अंदर खेती भी होती है, परती भी छोड़ी जाती है और चारागाह भी है। और इस चौथे वलय को 7 वर्षीय फसली चक्कर कहते हैं। तीसरे को कहते हैं 6 वर्षीय फसली चक्कर, चौथे को कहते हैं 7 वर्षीय फसली चक्कर। 7 वर्षीय फसली चक्कर में क्या होता है कि ये जो फसल खेती होती है वो तो होती है 3 साल, 1 साल पड़त छोड़ दी जाती है और 3 साल चारागाह होता है। तो 3 3 6 और 1 कितना हो गया, 7 साल। 7 साल का एक साइकिल बनता है।
है ना। 7 साल में 3 साल तो वो जमीन चारागाह में रहेगी और 1 साल वो जमीन परती छोड़ दी जाएगी, यानी उस पर कृषि नहीं होगी, चारागाह नहीं है और कृषि भी नहीं होगी। समझ गए। अब 3 साल उसमें खेती होती है, तो 3 साल खेती क्या होती है, 3 फसलें बोई जाती है, राई, जई और जौ, और तीनों ही एक एक साल के लिए बोई जाती है। 1 साल राई, 1 साल जई और 1 साल जौ। क्लियर। उसके बाद पांचवां वलय, पांचवें वलय को कहते हैं 3 खेत प्रणाली। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि 3 खेत प्रणाली तो उसमें भी है, ये फसल, खेती, पड़त और चारागाह, ये भी 3 खेत प्रणाली है, लेकिन ये 3 खेत प्रणाली नहीं है, ये एक ही खेत के अंदर 3 सिस्टम होता है। जबकि 5वें वलय में 3 खेत प्रणाली, पूरे 5वें वलय को 3 भागों में डिवाइड करता है किसान, अपने खेत को 3 भागों में डिवाइड करता है, जिसमें एक भाग में वो फसल प्रोडक्शन करता है, एक भाग में पशुपालन करता है, एक भाग के अंदर परती करता है। यानी हर किसान अपने खेत को 3 भाग में बांटता है। 1/3 भूमि पे फसल उत्पादन होता है, 1/3 पे पशुपालन होता है, 1/3 पे परती होती है। तो 3 खेत प्रणाली है वो 5वें वलय में है, छठा वलय पशुपालन का है और 7वां वलय बंजर है। कई किताबों के अंदर 6 वलय ही दिए हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑथेंटिक बुकें 7वें या बाह्य वलय को बंजर जमीन के रूप में इंडिकेट करती है। तो ये आपका हो गया वॉन थ्यूनेन का एग्रीकल्चर मॉडल, और ये आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का चैप्टर। अभी देखो ग्रीन रिवोल्यूशन एक रहा है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन आप इंडिया के संदर्भ में पढ़ लेना। वर्ल्ड के संदर्भ में आपको ग्रीन रिवोल्यूशन में केवल इतना पढ़ना है कि विश्व में इसका प्रतिपादक कौन है और दुनिया में ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर के कहाँ कहाँ इसके विचार आए। तो वो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। ग्रीन रिवोल्यूशन भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुई, कौन से राज्यों में हुई, ग्रीन रिवोल्यूशन की विशेषता क्या है, कौन से यानी बीज कहाँ से आए, फर्टिलाइजर्स का क्या रहा, टेक्निकल का क्या रहा, और एग्रीकल्चर सपोर्ट यानी कृषक के लिए सपोर्टिंग सिस्टम क्या रहा, वो सब उसकी विशेषता है। आप किसी भी किताब में से ग्रीन रिवोल्यूशन की विशेषता उठा करके देख लेना। और उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन से जो प्रादेशिक विभिन्नताएं आई है, प्रादेशिक इम्बैलेंस पैदा हुआ है, वो उसकी क्रिटिसिज्म है। तो आप ग्रीन रिवोल्यूशन की हानियां भी पढ़ लेना जरूर, और ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा कौन से राज्यों को हुआ और कौन सी फसलों को हुआ, ये चीज भी आपको पढ़ लेनी है, और इसके नुकसान अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ लेने। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, एक शॉर्ट के अंदर एक बार पढ़ोगे तो मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। ये हो गया एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का। तो अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम किसी अगले कंसेप्ट को लेकर के सिलेबस एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।